नमस्कार भारत। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट का, जिन्होंने ना सिर्फ कोर्ट रूम तक अपनी पहचान को बनाए रखा, पर एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक अलग छाप छोड़ी। एडवोकेट मयंक शर्मा। नमस्ते शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ एमबी खालसा लॉ कॉलेज का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। माई सेल्फ शिवम शुक्ला, ऑन द बिहाफ ऑफ इंटायर खालसा लॉ कॉलेज। सर, मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका यहाँ, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, योर एफर्ट्स। आप यहाँ आए, आप बाहर लेके आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवम। सो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, यू प्राउडली रिप्रेजेंटेड योर स्टेट राइट इन द फ्रंट ऑफ पीएम मोदी जी, राइट इन द फ्रंट ऑफ मोहन यादव जी। शिवराज सिंह भी वहाँ मौजूद थे। क्या फीलिंग थी सर वहाँ पे उस टाइम पे आपकी? बहुत गौरवान्वित खुद को महसूस कर रहा था। निश्चित तौर पे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूथ से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पर हम इंडिया को अब डेवलपिंग इंडिया से डेवलप्ड इंडिया बनाने का एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, जहाँ पे हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के एक संकल्प को पूरा करने की एक पूर्ण सफल कोशिश करने का प्रयास करें, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी सीधे यूथ से कनेक्ट होकर यूथ के जो आइडियाज़ हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं। उन आइडियाज़ के माध्यम से हम सीधे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज काम कर रही है। जहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर टॉपिक पे अपने आइडियाज़ को रखा और सीधे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हमारी सीधे वार्तालाप हुई, जिन्होंने हमारे कुछ आइडियाज़ को अप्रिशिएट कर सीधे वह उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको डायरेक्शन दी है। वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू हियर सर। आप इतने बड़े मंच पे गए, आपने पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट किया, पूरा देश, पूरा राज्य आपके ऊपर आज गर्व फील कर रहा है। थैंक यू। मैं चाहूँगा सर आपकी जर्नी से हम शुरुआत करें। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे आपने स्कूलिंग किया, कहाँ से आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ? आप उसको बाइफरकेट करें स्लोली एंड ग्रेजुअली, फिर आप बताएं। जी शिवम, मेरी स्कूल जर्नी शुरुआत हुई थी संस्कार एकेडमी पचोड़, जहाँ से मैंने अपना हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल पूरा किया। और स्कूल टाइम से ही मैं जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनको हम कल्चरल एक्टिविटीज़ कहते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्टेड था और काफ़ी मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। स्कूल टाइम से ही मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि मैं अपने आप को थोड़ा सा निखार पाऊँ। और स्कूल के बाद में मेरी जो ग्रेजुएशन हुआ है, मेरा मास्टर्स हुआ है गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज इंदौर से हुआ है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से, जहाँ पर मैंने अलग अलग गतिविधि में पार्टिसिपेट कर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को भुनाकर एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर मैंने एक्सपोजर प्राप्त किया है। वहीं से मेरा BLLB ऑनर्स हुआ है और वहीं से मैंने LLM की डिग्री प्राप्त की क्रिमिनल लॉ में। और उसके बाद मैं अब अपनी लिटिगेशन की जर्नी को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्कूल और कॉलेज की एक बहुत बड़ा रोल मेरे पर्सनल लाइफ में रहा है, मुझे एक मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और मेरे करियर को बनाने के लिए। मैं चाहूँगा सर अपने रोल्स आप बताएं। आपके दोस्तों का क्या रोल रहा, आपकी फैमिली का क्या रोल रहा आपकी जर्नी में? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि फैमिलीज़ का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है और दोस्तों का रोल ऐसा होता है कि आप जर्नी में मिलते जाते हैं, दोस्त बनते जाते हैं। तो आप बताएं कुछ ऐसे दोस्तों के नाम भी आप इसमें आप कंक्लूड करें तो बेटर है। बिल्कुल। किसी भी पर्सन की लाइफ में उसकी जो फैमिली है उसका बहुत बड़ा रोल है। हर व्यक्ति की लाइफ में एक आइडियल होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। मेरी लाइफ के रोल मॉडल मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं। स्वर्गीय अश्विनी कुमार शर्मा जी, जो कि बहुत अच्छे कवि भी रहे, टीचर थे, जो 2013 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनको मैंने देखकर काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने देखा है कि स्टेज पे उनको बोलते हुए तो मेरे लिए काफ़ी आइडियल रहा कि मैं भी उनके जैसे बोलना चाहता हूँ, उनके जैसे बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं उनके ही आइडियाज़ पे, उनके ही जो पाथ है, उनका ही जो रास्ता है, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा विशेष योगदान रहा मेरी फैमिली में मेरे माता पिता का, जो सामान्य से शिक्षक है और जिन्होंने अपनी स्ट्रगल लाइफ के साथ में कभी ये हमको ये महसूस नहीं होने दिया कि हम कहीं पे किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करें। मैं बड़ा सहज जीवन मेरा माता पिता की वजह से निकला है। उन्होंने ही मुझे व्यवहारिक जीवन की शिक्षाएं समय समय पर दी। मेरे पिताजी हमेशा विशेष इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का अहम मेरे जीवन में ना आए, घमंड मेरे जीवन में ना आए। मैं गर्व महसूस करूं पर घमंडी महसूस ना करूं। इस चीज़ का विशेष जो योगदान है मेरे पिताजी का रहा है। समय समय पर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है। मैं हमेशा ऋणी हूँ अपने दोस्तों का, जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट मुझे उन्होंने दिया, पॉजिटिव महसूस मुझे कराया, हमेशा अप्रिशिएट किया। मेरी एक स्पेशल फ्रेंड है हेजल ग्रेस करके, जिन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट करके मुझे मोटिवेट किया, मेरे टफ टाइम में मुझे गाइडेंस दी। तो सब लोगों का थोड़ा थोड़ा योगदान है मेरी पर्सनल लाइफ में। मैं हर एक व्यक्ति को जो मेरी जर्नी में रहा उसको अपनी लाइफ का क्रेडिट देना चाहूँगा। बात करते हैं आपके पेरेंट्स की। आपने जैसे जिक्र किया कि आपके पेरेंट्स शिक्षक हैं। अमूमन हमने देखा हुआ है सर कि शिक्षक का जीवन बहुत सरल और बहुत सहज होता है। तो आपका जो जीवन है सर, उसमें देखते हैं हम कि रोज़ कुछ ना कुछ सर मतलब तीखी मीठी बातें होती रहती हैं। तो क्या कभी पेरेंट्स ने रोका नहीं कि ये आपने जो करियर चूज़ किया है वो कॉन्ट्रास्टिंग है हमारे करियर से? तो एक तरफ ऐसा है कि बरसात हो रही है, एक तरफ धूप निकली हुई है।
नहीं, बिल्कुल महसूस भी होता है मुझे। कई बार मेरे माता पिता भी इस विषय पे कई बार चर्चा करते हैं, सामाजिक लोग भी इस पे टिप्पणी करते हैं, परंतु मैं कहता हूं कि शिक्षक वो है जिसके पालने में, जिसके आंगन में देश का भविष्य पलता है और खिलता है। तो उसी प्रकार से मेरे माता पिता का जो जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, बहुत सरल है और बहुत ही सहजता के साथ वो अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, परंतु उन्होंने इस सहजता सरलता के साथ में मुझे मजबूत बनाने का काम भी किया है। मेरे दादाजी स्वर्गीय चिरंजी लाल तेहरिया जी, जिनके आशीर्वाद से, जिनके कुछ जेनेटिक गुण मुझ में है, जो बड़े बोल्ड कैरेक्टर जिनका रहा मेरी लाइफ में, उनके कैरेक्टर के कुछ गुणों के साथ मैं भी बोल्ड हूं और अपने करियर में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो भले वो धूप और छांव है, पर दोनों मिलकर एक अच्छा दिन और रात बनने की कोशिश हम पूरे परिवार के रूप में कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द लॉ। देयर इज अ सेइंग कि सर जो कुछ नहीं करते हैं वो लॉ करते हैं। किस हद तक आप इससे सहमत हैं? जी, ये कहावत सामाजिक तौर पे कहीं ना कहीं है कि जो कुछ नहीं करते हैं वो लोग करते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि लॉ एकमात्र फील्ड है जो कभी कोई व्यक्ति मजबूरी में नहीं करता। किसी के माता पिता कह सकते हैं कि आप मेडिकल फील्ड में चले जाओ, आईटी सेक्टर में चले जाओ, इंजीनियरिंग में चले जाओ। हमने एक बूस्टअप इंजीनियरिंग सेक्टर में देखा कि जहां पर से पेरेंट्स की गाइडेंस की वजह से या उनके मजबूरी की वजह से बच्चों ने इंजीनियरिंग के सेक्टर में बहुत सारी डिग्रियां की, परंतु एक लीगल फील्ड ऐसी है जो हमेशा व्यक्ति चॉइस के साथ में करता है और उस चॉइस के साथ में उस करियर को साथ में लेके चलने की कोशिश करता है। तो एक जमाना था जहां पर लीगल फील्ड को, लॉ की फील्ड को या लॉ की डिग्री को सिर्फ शौक के लिए किया जाता था, एक हम कह सकते हैं दिखावे के लिए किया जा सकता था, या फिर एक अपनी धमक को बनाने के लिए किया जाता था। परंतु आज वो दौड़ नहीं है। जब क्लासेस लॉ की फील्ड में रात को चलती थी, हम खालसा कॉलेज में भी देखते हैं या फिर इंदौर के बहुत प्रतिष्ठित महाविद्यालय हैं जहां पर लीगल फील्ड में क्लासेस रात को चलती थी, उस दौर से लेकर आज वर्तमान दौर में जहां पे एनएलयूज के माध्यम से लीगल फील्ड में बूस्टअप है। और ना सिर्फ हमारे देश में, अपितु इंटरनेशनल लेवल पर हम देखेंगे कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं अब अदर देन मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, मैनेजमेंट से पहले प्रायोरिटी के रूप में लीगल फील्ड को देख रहे हैं और अपने पूरे करियर को एक पाथ बना के, एक पूरी प्लानिंग करके लॉ को चूज कर रहे हैं और लॉ के साथ में एक बहुत अच्छा अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली सफल भी हो रहे हैं। वी हैव सीन द सडन स्पाइक इन द लॉ फील्ड पोस्ट कोविड। तो क्यों सर ऐसा हुआ? कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने लॉ की अवेयरनेस बढ़ गई, या फिर लोगों ने लॉ चूज इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि और जो नौकरियां थी वो खतरे में आ गई? नहीं, मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद बूस्टअप आया, बल्कि मैं कहता हूं कि एनएलयू जब से स्थापित हुए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जब से आए, तब से एक अच्छा रोड मैप, एक अच्छा मैसेज स्टूडेंट के बीच में गया है, जहां पर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट है हमेशा अपने दोस्तों की डिग्री से या अदर कुछ करियर जो है अभी सोसाइटी में उससे कंपेयर करते हैं। तो इंजीनियरिंग सेक्टर में आईआईटीज थे, मेडिकल फील्ड में नेशनल जो मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स हैं, और मैनेजमेंट में आईआईएम है, इनसे कंपेयर करता था। लीगल फील्ड में एक ऐसा एनवायरनमेंट अभी तक स्टूडेंट को नहीं मिल पा रहा था, पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के बाद में स्टूडेंट को मिला है कि किस प्रकार से अगर आप अच्छे कॉलेज से लॉ की डिग्री करते हैं, एक अच्छा आपका पूरी कॉलेज की जर्नी रहती है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको एक अच्छा करियर मिल रहा है और डिग्री के बाद में ही आपको एक अच्छा सैलरी अमाउंट भी अब मिलने लगा है। तो लीगल फील्ड में एक पिछले 10-15 साल का जो फेज है उससे ही बूस्टअप आ रहा है। सिर्फ कोविड की वजह से ऐसा कोई बूस्टअप आया ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। वी वुड लाइक टू नो सर कि आपको किसने इंस्पायर किया लॉ चूज करने के लिए? क्योंकि लॉ ऐसा होता है सर कि स्टार्टिंग से हमने पूछा हुआ है स्कूल्स में, तो लोग बोलते नहीं कि हमको लॉयर बनना है। तो आपको किसने इंस्पायर किया कि आप लॉ चूज करो या फिर आपको एडवोकेट बनना है आगे चल के? जी, मेरी स्कूल जर्नी में जो मेरा काम करने का तरीका था या जो मेरा रहने का तरीका था, उससे लोग मुझे हमेशा भविष्यवाणी मेरे प्रति करते थे कि तुम तो बड़े होकर नेता बनोगे या पत्रकार बनोगे या वकील बनोगे। तो मैंने इन तीनों ऑप्शन में से जो सबसे सरल था या जो मुझे कहें कि मेरे लिए सुटेबल था, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली खुद को फिट पाया, वो एडवोकेसी थी, लिटिगेशन था। तो मैंने क्लास 9 से ही चूज कर रखा था कि मुझे वकालत की फील्ड में जाना है और मैं अपने स्कूल टाइम से काफ़ी क्लियर था कि मुझे करियर के तौर पर लीगल फील्ड को ही चुनना है और मैं लीगल फील्ड के अलावा खुद को कहीं और फिट भी महसूस नहीं करता हूँ। मैं कई बार इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का कोशिश करता हूँ कि अगर मैं वकालत नहीं करता तो क्या कर रहा होता। तो इसका उत्तर मुझे आज भी इतना उचित नहीं मिल पाया है। तो मैं स्कूल टाइम से ये मैंने चूज कर रखा था कि मुझे लीगल फील्ड में जाना है और मेरी खुद की जो आसपास की एक्टिविटी थी जिसमें मुझे सोशली होना बहुत पसंद था, लोगों से मिलना पसंद था, लोगों से बात करना पसंद है। मुझे काफ़ी पसंद है कि कोई व्यक्ति जो अपनी बात को नहीं रख पा रहा है, उसकी बात सही है, उसकी बात को मैं रख के उसकी कुछ मदद कर सकूं। इसलिए मैं उन एक्टिविटीज से ही खुद के लिए इंस्पायर था कि मुझे लीगल फील्ड में आना है और लॉ को चूज करना है। क्या ये कहना सही है कि एक अच्छा वक्ता एक अच्छा अधिवक्ता बन सकता है? नहीं, एक अच्छा वक्ता भी एक अच्छा अधिवक्ता बन सकता है, ज्यादा कहना उचित होगा। पर सिर्फ एक अच्छा वक्ता है इसलिए वो अच्छा अधिवक्ता बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
कितने ही अच्छे ओरेटर्स होते हैं, कितने ही अच्छे स्पीकर्स होते हैं, पर वो लीगल फील्ड में हम जब देखते हैं तो वो अगर बोर्ड्स पे जा रहे हैं, कोर्ट रूम्स में जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, लीगल जो फैक्टर्स हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा द्वंद्व हो जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि जो सामाजिक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, परंतु फिर भी बहुत अच्छे वकील है, बहुत अच्छे अधिवक्ता है। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप एक अच्छे ओरेटर हैं, तो आपकी प्रोफेशन में आपको बेनिफिट मिले। पर सिर्फ एक अच्छा ओरेटर होना, एक अच्छा स्पीकर होना सफिशिएंट नहीं है एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए। आपको सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, आपको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, आपको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, आपकी एक समझ उस लेवल की होना चाहिए जो आपको एक अच्छा वक्ता बनाए, आपके पॉइंट्स आप अच्छी आसानी से, सरलता से वहां पर रख सके। तो डेफिनेटली ये सिर्फ कि एक अच्छा वक्ता है इसलिए एक अच्छा अधिवक्ता बनेगा, ये कहना पूर्ण रूप से सही तो नहीं होगा। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँगा, क्या स्किल्स होनी चाहिए सर एक अच्छे एडवोकेट के अंदर? चूंकि मैं भी इस जर्नी में शुरुआती दौर में हूं और मैं खुद को सफल घोषित तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं, मैं भी सीखने की दौर में ही हूं। तो जो मैंने अभी तक अनुभव किया या फिर जो मेरे सीनियर्स ने बताया, वो हमेशा कहते हैं कि एक अच्छा एडवोकेट वो हो सकता है, जो वो होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, जिसके अध्ययन करने की एक अच्छी क्षमता है। तो डेफिनेटली सबसे पहला पॉइंट ये तो यही है कि हमको अध्ययनशील होना चाहिए, पढ़ने में हम माहिर हों और पढ़ने की हमारी आदत हो, कैपेसिटी अच्छी हो। साथ ही में हम धैर्यवान हो, पेशेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है लीगल फील्ड में। अगर आपका पेशेंस कमज़ोर है, आपका धैर्य कमज़ोर है, तो आप आपकी इस फील्ड में मात खा सकते हैं और जल्दी आप उस फील्ड को छोड़ सकते हैं या फिर आप उस जर्नी को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हम देखते हैं कि धैर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। धैर्य के साथ में आप जब, चूंकि ये फील्ड एकमात्र ऐसी फील्ड है जहाँ पर हमको रोज़ पढ़ना है, हमारे लिए रोज एक नया दिन है, नए दिन में रोज कुछ ना कुछ हमको नया करना है। आपकी कितने साल की वकालत की एक्सपीरियंस क्यों ना हो, हमको रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ना है और रोज कुछ ना कुछ नया प्रैक्टिकल करना है। तो उस प्रैक्टिकल सीखने की क्षमता आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आपके मन में ये भावना है कि नहीं मैं परिपूर्ण हो चुका हूँ। तो लिटिगेशन का सबसे अच्छा एक बेनिफिट यह भी है कि जितने भी हम देखते हैं सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट होते हैं, बहुत स्थापित वकील हैं, उनमें एक बड़ी नम्रता होती है, वो हमेशा सीखने के भाव को अपने आप में जीवित रखते हैं। तो हम जैसे जो यंग लॉयर्स हैं उनको हमेशा कोशिश करना चाहिए, मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं रोज कुछ ना कुछ नए सीखूं, अपने कलीग्स से कुछ ना कुछ सीखूं, उस कोर्ट रूम्स की गलियारों में हर एक प्रत्येक आसपास निकल रहे वकीलों से कुछ ना कुछ सीखूं, मैं अपने क्लाइंट से कुछ ना कुछ सीखूं, अपने क्लाइंट के प्रति पोलाइट रहूं, लॉयल रहूं और मैं अपने विश्वास जो मेरे ऊपर मेरे क्लाइंट ने किया है उस विश्वास को बना के रखूं। तो ये जो कुछ बारीक जो छोटी छोटी चीजें हैं हमें शायद एक अच्छा वकील बनाने में मदद करती हैं। मैं चाहूँगा आप एक केस हमारे दर्शक को बताएं कि जिसमें आपको बहुत मज़ा आया हो और जो आपको लगा हो कि ये बताने में मज़ा आएगा, लोगों को जानने में मज़ा आएगा। सो प्लीज़ वुड यू लाइक टू शेयर एनी केस विद अस? मैंने एक सेक्शन 420 की अभी रिसेंटली एक बेल कराई थी, जिसमें हमने काफ़ी हमको टफ रहा, वो सारी चीज़ें, सिचुएशन काफ़ी टफ थी। व्यक्ति जेल के अंदर था, उनकी जो पत्नी है क्लाइंट की, हमारे जो पक्षकार थे उनकी पत्नी काफ़ी परेशान थी। उस पर्टिकुलर केस के लिए हमने काफ़ी मेहनत की थी। उस पर्टिकुलर केस में हमको जब बेल मिली तो हमको काफ़ी खुशी हुई थी कि हमने वो किया। और फैक्ट ऑफ द केस इस प्रकार थे कि जो उसका साथी था, ऐसा उनका कहना था कि उन्होंने उस पर्टिकुलर क्राइम को कमिट किया है, परंतु हमारे ऊपर एलिगेशन सिर्फ इसलिए लगा दिए गए क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उससे हमारी किसी टाइम पे बनती नहीं थी। तो उसने एक अपॉर्चुनिटी को पाया कि अब मेरे पास एक अच्छा अवसर है बदला लेने के लिए। उस भाव से उसने हमारे जो पक्षकार है, हमारे क्लाइंट है, उसके ऊपर FIR कराई और वो लगभग महीने 1.5 महीने जेल में भी रहकर आया। पर हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को था और कैसे हम किसी की फैमिली जो बाहर परेशान हो रही है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। तो वो काफ़ी मददगार हमारे लिए रहा और हमने एक अच्छा रिजल्ट उसमें दिया, तो हमको काफ़ी खुशी उसमें हुई। आपके जर्नी से पता चला सर कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। क्या एक लॉ स्टूडेंट को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव होना ज़रूरी है या फिर वो बिना एक्टिव हुए भी वो चल सकता है? मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, मेरा व्यक्तिगत मत तो यही है कि डेफिनेटली आपको आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें होना चाहिए। आप हर उस चीज़ में प्रयास करें, हर उस चीज़ में प्रैक्टिस करें जो आप करना चाहते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको आपके पर्सनल प्रोफेशन में भी मिलता है। शिवम हम देखते हैं कि जब हम किसी इस लिटिगेशन फील्ड में आते हैं तो हमको कॉन्टेक्ट की बड़ी ज़रूरत है, संपर्क की बड़ी ज़रूरत है, और जिसके पास संपर्क ज़्यादा होते हैं वो इस फील्ड में बहुत अच्छा कर पाता है। तो इन संपर्क को बनाने के लिए जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जब आपकी पीठ के पीछे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिख के, आपके स्टेट का नाम लिख के, आपकी कंट्री का नाम लिख के कहीं पर रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो बहुत सारे दोस्त मिलते हैं। मैंने NSS में C सर्टिफिकेट किया है, मैं शुरुआती दौर में NCC का कैडेट रहा, मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ काम किया है, मैं विद्यार्थी परिषद की स्कूलिंग से निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ। और इन सभी एक्टिविटीज़ के माध्यम से मैं महसूस करता हूँ कि इन सभी स्कूल्स ने मिलकर मेरा निर्माण किया है
और इनकी ही देन है कि आज मैं इस लिटिगेशन की फील्ड में इतने कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर रहा हूँ, इतने सारे संपर्क हैं, और इन लोगों की देन है, इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की देन है कि मैं आज भारत के किसी भी राज्य में मेरे पास कोई ना कोई एक संपर्क तो कम से कम है। अगर मुझे आवश्यकता लगती है तो कुछ ना कुछ मुझे मदद या हिंट तो वहां से मिल ही सकती है। तो ये सब इसका ही है। और मुझे एक बात ध्यान में आती है, किसी एक बड़े व्यक्ति ने एक अपने उद्बोधन में कहा था, उनके उद्बोधन को मैंने कंक्लूड करके एक लाइन में बताने का कोशिश की थी कि जो लोग अपने जीवन में संपर्कों से संबंध स्थापित कर लेते हैं उन्हें जीवन में कभी समझौते की आवश्यकता नहीं पड़ती शिवम। तो ये हमारी इस प्रोफेशन की नीड है कि हम अपने कॉन्टेक्ट बनाएं, उन कॉन्टेक्ट से हम कनेक्शन बनाएं, उन कनेक्शन के साथ में हमको लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इस भाव से हम लोग आगे बढ़ते रहें। तो ये एक बहुत बड़ा सेटअप है, प्लेटफॉर्म है, मंच है, जिसके माध्यम से आप आपकी फील्ड को जमा सकते हैं, आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं।